नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, क्या मार्च महीने का जो पेंशन हमें अप्रैल के पहले हफ्ते में मिलेगा, उसमें क्या हमें 60% डीए के हिसाब से मिलेगा, या उसके साथ साथ क्या डीए का जो बढ़ोतरी होगा उसका एरियर भी मिलेगा? इसके बारे में आगे मैं आपको जानकारी दूंगा दोस्तों, क्योंकि ऐसी खबरें अब आपके पास आती रहेंगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जो एफएनपीओ ने एक मांग पत्र तैयार किया है, जिसमें 3.25 का फिटमेंट फैक्टर निकाला गया है, इसको किस जस्टिफिकेशन के साथ तैयार किया है, मिनिमम बेसिक को तय करने के लिए किन किन मानकों को लिया गया है, ये सारी चीजें आगे आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर हैं तो सावधान हो जाइए, चौकन्ने हो जाइए। अगर आपका भी माइग्रेशन सही से नहीं हुआ है तो आपको भी जो फायदा मिलना है वो नहीं मिल पाएगा, जिसका आगे आपको लाइव एग्जांपल के साथ समझाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ 10 मार्च को एक कॉमन मेमोरेंडम बनाने के लिए, एक कॉमन जो है मांग पत्र बनाने के लिए फिर से बैठक होने जा रही है 8वें पे कमीशन को लेकर। इसकी भी जानकारी सामने आई है, इसके बारे में भी आगे आपको जानकारी दूंगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इन्हीं 4 विषयों को लेकर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और वीडियोस को हाइप करना ना भूलें दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे दोस्तों, 1 नंबर में स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स चौकन्ने हो जाएं। आपके माइग्रेशन में के समय गड़बड़ी आपको मुसीबत में डाल सकता है, परंतु सही कार्रवाई ने दिलाया 2,10,051 का एरियर। जी हां दोस्तों, अगर आपका माइग्रेशन अगर सही नहीं हुआ है, अगर आपका माइग्रेशन के समय कुछ डिटेल्स अगर गलत अपडेट हो गया है, तो हो सकता है आपको मुश्किलों का सामना करना पड़े, आगे मिलने वाले फायदे आपके रुक जाएं। लेकिन इसको लेकर के अगर आप जानकार बनेंगे, अगर आप सही कार्रवाई करेंगे, तो आपको उसी का एरियर भी मिल सकता है। जी हां, ऐसे ही एक पेंशनर का आपको जानकारी दूंगा जिनके खाते में 2,10,051 रुपए क्रेडिट हो चुका है। जी हां, ये जो अमाउंट आप देख पा रहे हैं, ये मैसेज जो आया है, ये उनके खाते में क्रेडिट हो चुका है। लेकिन ये किस चीज का पैसा है दोस्तों? आपका जब माइग्रेशन स्पर्श में हो गया, सीपीपीसी से हुआ हो या डीपीडीओ से हुआ हो, उस माइग्रेशन के समय आपका डिटेल्स, आपका डाटा सही स्पर्श में आया या नहीं आया, वो आपने जरूर चेक करना है। आपने पहले बेशक ना किया हो चेक, लेकिन अभी आप लॉगिन होकर के जरूर चेक करें। खास करके जो डेट ऑफ बर्थ का इशू है, इसके साथ ही साथ बाकी भी चीजें, सारा चीज आपको एक तरफ से चेक करना जरूरी है दोस्तों। ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ, एक पेंशनर जो सीपीपीसी से जब पेंशन ले रहे थे तो उनको एडिशनल पेंशन भी मिल रहा था। फैमिली पेंशनर की ये बात है, उनको एडिशनल पेंशन भी मिल रहा था क्योंकि उनकी उम्र 80 साल हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, जैसे स्पर्श में माइग्रेशन हो गया, उनका डेट ऑफ बर्थ गलत अपडेट हो गया, जिससे उनकी उम्र 80 साल से नीचे हो गया, जिस वजह से उनको मिलता हुआ एडिशनल पेंशन भी बंद हो गया। आगे जब सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े, उसके बाद जब कार्रवाई की गई, अब जाकर के उनके खाते में दोस्तों ये पैसा क्रेडिट भी हुआ है और साथ ही साथ उनका पेंशन में एडिशनल पेंशन लग करके बढ़ोतरी भी शुरू हो चुका है। जी हां, इसको लेकर पेंशनर की तरफ से उनके बेटे ने कार्रवाई की है। बहुत उम्र दराज वाली पेंशनर वो है, तो जो कार्रवाई करने के बाद जो वीडियो संदेश उन्होंने भेजा है उसको सुन लीजिए। जय हिंद सर। सैनिक पाठशाला के समस्त कार्यकर्ताओं को हमारी तरफ से जय हिंद। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, मेरी माता जी को आर्मी की पेंशन, फैमिली पेंशन मिलती थी। उसमें स्पर्श के द्वारा उनकी डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी गई थी, 1948 लिख दी गई थी, जबकि इसके पूर्व जब स्पर्श में नहीं थी वो, तो बैंक से उनको 80 साल की एडिशनल पेंशन मिलती थी। पर स्पर्श में शामिल होने के बावजूद उनको 48 दे दिया गया, जिससे उनकी उम्र 77 साल हो गई। इस कार्रवाई को लेकर हम जिला सैनिक बोर्ड में गए थे, वहाँ पर कार्रवाई की, कई महीने लग गए, कोई काम नहीं हुआ। तब हमने सैनिक पाठशाला से संपर्क किया और सैनिक पाठशाला के द्वारा, सर के द्वारा मुझे ये बताया गया कि आप पीसी ग्राम में ग्रीवेंस डालो। वहाँ डाला
इसके बाद 3-4 महीने वहाँ भी लग गए। इसके बाद हमें 2,10,51 रुपये एरियर के रूप में और जन्म तिथि भी सुधारी जा चुकी है फरवरी के महीने में ही। मैं सैनिक पाठशाला का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। अच्छा मार्गदर्शन है। आप सभी से मेरा निवेदन है, मैं तो एक सिविलियन हूँ, पर आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि जिनके कार्य नहीं हो पा रहे हैं वो सैनिक पाठशाला से जुड़े। बहुत अच्छा काम है, आप सब लोग जुड़ के और अपने काम को अच्छे ढंग से सुधारो। बहुत सुंदर मार्गदर्शन है। आप सब लोग हमारी बात को तो आप सब ने अभी सुना दोस्तों कि इस पर्स के अंदर आपका डिटेल्स, खास करके डेट ऑफ बर्थ या सारे जो बेसिक डिटेल है, फैमिली का डिटेल है, बच्चों का डिटेल है, बच्चों का डेट ऑफ बर्थ है, अपने जीवन साथी का डेट ऑफ बर्थ है, नाम का स्पेलिंग है, सब कुछ इस पर्स के अंदर जरूर चेक कर लें, नहीं तो आने वाले समय में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर चेक करके रखेंगे, समय से अगर उसको सही कर लेंगे तो आपको आगे आने वाले फायदे मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, एफएनपीओ ने सही जस्टिफिकेशन और देश भर में महंगाई के आंकड़ों को लेते हुए 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 3.25 निकाला है। देखें पूरा गणित। जी हां दोस्तों वैसे अगर हम आज के डेट के डीए के साथ अगर फिटमेंट फैक्टर निकालते हैं तो फिटमेंट फैक्टर मुश्किल से 1.92 से लेकर 2.08 तक ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एफएनपीओ ने जो अपना मांग पत्र जो प्रपोजल बनाया है उसमें उन्होंने 3.25 फिटमेंट फैक्टर कैसे निकाला, उन्होंने मिनिमम जो बेसिक है उसको 54,000 कैसे निकाला, इसमें उन्होंने जस्टिफाइड तरीके से आंकड़े लिए हैं दोस्तों। और वो आंकड़े पूरे देश भर के आंकड़े लिए हैं, जिनका मैं आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा। ये आप यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये इस तरफ जो ये पूरा आंकड़ा है ये 7वें पे कमीशन का आंकड़ा है दोस्तों। 7वें पे कमीशन में मिनिमम बेसिक 18,000 बनाते टाइम कौन से आंकड़े लिए गए थे, ये पूरा वो आंकड़ा है। और अभी एफएनपीओ ने जो आंकड़े लिए हैं पूरे देश भर के, वो आंकड़ा आप इस साइड देख पा रहे हैं। तो इसमें से मैं कंपैरिजन आपको समझा दूं। सबसे पहले अगर हम 7वें पे कमीशन की बात करें तो राइस व्हीट चावल या आटा जो है 475 ग्राम पर यूनिट पर डे के हिसाब से, टोटल महीने में खपत 3 यूनिट के हिसाब से 42.75 केजी दिखाया गया था, किलोग्राम दिखाया गया था, जिसका उस समय का जो रेट था 25.93 रुपीज दिखाया गया था और हर महीने का 1108 रुपए का खर्चा दिखाया गया था। लेकिन अब की बारी जो एफएनपीओ ने जो कंपैरिजन प्रस्तुत किया है वो बेहद शानदार है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ एक जगह का बल्कि कई शहरों का यह आंकड़ा लिया है। और वहीं अगर हम राइस व्हीट यानी कि आटा चावल की ही बात करें तो देखिए आंकड़ा तो उतना ही है, क्वांटिटी उतना ही है, लेकिन आज के डेट में चेन्नई में उसका अगर रेट की बात करें तो 3,050 रुपए पड़ जाता है इतना आटा के लिए या इतना चावल के लिए। आगे दिल्ली की बात करें तो 3,560 रुपए पड़ जाता है। मुंबई की बात करें तो उतना ही चावल आटा 3,600 रुपए का पड़ता है। कोलकाता में 2,780 का पड़ता है, बेंगलुरु में 3,480 का पड़ता है, हैदराबाद में 3,020 का पड़ता है, भुवनेश्वर में 2,860 का पड़ता है, त्रिवेंद्रम में 3,090 का पड़ता है। और पूरा जो एवरेज बना करके देखा जाए तो 3,180 रुपए ये जो है खर्चा यहां के हिसाब से पड़ता है। जो 7वें पे कमीशन में 1,108 रुपए था, वो अब 8वें पे कमीशन से पहले जो आंकड़ा निकाला एफएनपीओ ने उसके हिसाब से 3,180 बन रहा है। तो देखिए किस तरीके का बकायदा बिल्कुल जस्टिफाइड तरीके से कंपैरिजन किया गया है। ऐसे ही फिटमेंट फैक्टर को अचानक से नहीं बढ़ाया है, ऐसे ही मिनिमम बेसिक को नहीं बढ़ाया गया है। अब आगे देखिए, इसके अलावा भी दाल की बात करें, चाहे रॉ वेजिटेबल, चाहे ग्रीन वेजिटेबल, चाहे अदर वेजिटेबल, सभी चीजों को जैसे मिलेट का, दाल का, रॉ वेजिटेबल का, ग्रीन वेजिटेबल का, हर चीज को यहां कंपेयर करके लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और अलग अलग शहर का अलग अलग आंकड़ा, अलग अलग रेट यहां पर लिया गया है। जो आज के डेट में एक्चुअल में ऑन ग्राउंड में कीमतें हैं, उन कीमतों को लेकर के ये किया गया है दोस्तों। इसके साथ ही साथ ये तो हो गई जो नॉर्मली इस्तेमाल में जो तब भी आती थी चीजें, 7वें पे कमीशन से पहले भी होती थी या अभी 8वें पे कमीशन से पहले भी चीजें इस्तेमाल में हैं, उन चीजों का ये आंकड़ा है दोस्तों। लेकिन इसके अलावा भी अभी बहुत सारी चीजों में बदलाव हो चुका है दोस्तों, माहौल बदल चुका है। उस समय में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं होती थी, लेकिन आज के डेट में वो चीजें अनिवार्य हैं, उनको भी इस कंपैरिजन में इंक्लूड किया गया है। जैसे मैं अगले पेज में अगर इसी कंपैरिजन को दिखाऊं
तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये कंपैरिजन इस तरीके से 7वां पे कमीशन का ये पूरा है और 8वें पे कमीशन के लिए जो चीजें ली गई हैं यहां पर देखिए दोस्तों, मोबाइल और इंटरनेट को इंक्लूड किया गया है जो 7वें पे कमीशन में नहीं हुआ करता था। और आज के डेट में ये बिल्कुल जरूरी चीज हो गया है, ये हमारे डे टू डे लाइफ का बिल्कुल अभिन्न अंग हो चुका है, इसलिए उसके लिए अलग से ये कॉलम ऐड कर दिया गया है। ये पूरा ये कॉलम ऐड कर दिया गया है और उसमें मंथली 1483 रुपए लिए गए हैं दोस्तों। इसी हिसाब से सभी चीजों को अगर हम मैच करें तो इस तरीके से पूरा चीजों को ऐसे लिया गया है। और साथ ही साथ जैसे 7वें पे कमीशन में लिए गए थे फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, मैरिज, रिक्रिएशन, फेस्टिवल, के बाद आगे हाउसिंग का, इस तरीके से जो लिया गया था उसी तरीके से यहां भी लिया गया है। फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, मैरिज, रिक्रिएशन, फेस्टिवल, मेडिकल एक्सेट्रा, हाउसिंग का सब कुछ लिया गया है। जैसे 7वें पे कमीशन में लिया गया था उसी हिसाब से 8वें पे कमीशन के लिए एफएनपीओ ने जो अपना प्रपोजल तैयार किया है उसमें भी पूरे वही आंकड़े लिए हैं। कुछ चीजों को एडिशनली बढ़ा दिया है क्योंकि वो चीजें आज के डेट में एसेंशियल चीजें हैं। जी हां, और उस समय में जो 18,000 रुपए मिनिमम बेसिक निकला था, अब इसके हिसाब से यहां 46,000 रुपए निकाला गया दोस्तों। 46,000 रुपए इसके हिसाब से मिनिमम बेसिक है, जिसमें फैमिली यूनिट 3 को लेते हुए ही ये जो है मिनिमम बेसिक निकाला गया है। इसलिए आगे फिर फैमिली यूनिट 5 की मांग की गई, जिसको 46,000 से बढ़ाकर फिर 54,000 रुपए इसीलिए मिनिमम बेसिक लिया गया है एफएनपीओ के डिमांड में। और जैसे ही मिनिमम बेसिक में ये इजाफा हो जाएगा वैसे बाकी ऊपर वाले जितने भी स्लैब हैं, ये अगर मान लीजिए पे लेवल, अगर पे लेवल 1 का अगर ये बेसिक है, पे लेवल 1 का बेसिक अगर 54,000 है, तो उसी हिसाब से आगे जैसे जैसे पे लेवल ऊपर होते जाएंगे उनका फिटमेंट फैक्टर भी उसी हिसाब से ऊपर चढ़ता जाएगा। इसीलिए 18 को 3 का फिटमेंट फैक्टर लगा करके ये बनाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं जस्टिफाइड डिमांड है दोस्तों। एफएनपीओ ने पूरा वर्कआउट करके, पूरा होमवर्क करके ये डिमांड बनाया है, जिसके ऊपर अभी ड्राफ्टिंग कमिटी ने भी चर्चा की है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जो 3 पॉइंट का फिटमेंट फैक्टर है वो इस तरीके से जस्टिफाई किया गया है एफएनपीओ के डिमांड में। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 8 सीपीसी के कॉमन मेमोरेंडम के लिए 10 मार्च को होगी फिर से बैठक। जी हां, 6 मुद्दों पर खबर आई है। जी हां दोस्तों, खबर आई है और यह खबर आई है द इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से। महत्वपूर्ण खबर है। 6 कौन से मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई है, सहमति बनी है। उसके साथ ही साथ अब यह कॉमन जो मेमोरेंडम बनाना है इसके लिए 10 मार्च का डेट फिक्स किया गया है, जिसको लेकर के जो खबर आई है, चलिए उस खबर को देखते हैं। दोस्तों ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर आप देख पा रहे हैं। इस खबर के जरिए ही ये जानकारी सामने आई है कि 10 तारीख को एक मीटिंग दोबारा से कॉमन जो है एक एजेंडा बनाने के लिए होने वाली है। इसके साथ ही साथ 6 मुद्दों पर जो सहमति बनी है उसके बारे में भी जानकारी आई है। और ये जानकारी जो आई है दोस्तों, ये किनके हवाले से आई है? ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सी श्री कुमार जी, उनके तरफ से जो बयान दिया गया है, जो बात कही गई है, उसके बेस पर यह जानकारी है। साथ ही साथ ऑल इंडिया एनपीएस फेडरेशन के जो चेयरमैन है डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, उनकी तरफ से भी जो जानकारी दी गई है उसके बेस पर द इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से यह जानकारी सामने आई है। तो सबसे पहले आप देखिए 8वें पे कमीशन पर जो अपडेट है उसमें से 6 में से जो पहली जानकारी आप देखिए, 6 में से ये पहली जानकारी है। और इस जानकारी में यह बताया गया है कि विभिन्न मुद्दों पर डिस्कशन हुआ है दोस्तों। और मुद्दे फैमिली यूनिट को बढ़ाने का मुद्दा है, उसके साथ ही साथ गारंटेड 5 प्रमोशन का मुद्दा है, बूस्टिंग एनुअल इंक्रीमेंट का मुद्दा है, रीइंस्टेटिंग ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा है। और दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, ये देखिए दूसरा पॉइंट है मिनिमम 5 प्रमोशन। जी हां, कई सारे जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने भी ये अपनी मांग रखी है, ये पॉइंट रखा है कि कम से कम मिनिमम कम से कम भी 5 जो है फिक्स्ड प्रमोशन होने चाहिए। जी हां, फिक्स्ड प्रमोशन 5 होने चाहिए। 8वें पे कमीशन में ऐसा प्रावधान रखा जाए, यह भी मांग उठाई गई है दोस्तों। इसके साथ ही साथ आप अगर देखेंगे तो तीसरा जो मुद्दा है, ये देखिए 6 में से तीसरा मुद्दा आप यहां पर देख पा रहे हैं। और तीसरे मुद्दे में मैक्सिमम पे 10 टाइम्स ऑफ मिनिमम, यानी कि दोस्तों आज के डेट में अगर एक नीचे वाले कर्मचारी को 1,000 मिलता है तो सबसे ऊपर वाले को 13,000 मिलता है, यानी कि 13 गुना ज्यादा है। तो इसको कम करके 10 टाइम्स में लाने की बात हुई है। देखिए
13 टाइम्स से 10 टाइम्स में लाने की बात हुई है, यानी कि 1000 बनाम 10,000 ही रहे, उससे ज्यादा ना हो, यह भी मांग उठाया गया है, यह भी मुद्दा डिस्कस हुआ है, जिसपे सहमति बन गई है। और आगे देखिए चौथा जो पॉइंट है, इंक्रीज फैमिली यूनिट्स। जी हां, फैमिली यूनिट्स को 5 में बढ़ोतरी कराया जाए। जो 3 फैमिली यूनिट को लेकर के 7वां पे कमीशन था, अब 8वें पे कमीशन में 3 के बजाय 5 किया जाए, यह भी मुद्दा है। और ये देखिए मनजीत सिंह पटेल जी ने यह कहा है कि आगे अब अगला मीटिंग कहां कब होने वाला है, इसकी जानकारी यहां पर दी है। देखिए मनजीत सिंह पटेल हु रिप्रेजेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कॉन्फेडरेशन इन एनसीजेसीएम टोल्ड इकोनॉमिक टाइम्स वेल्थ ऑनलाइन दैट द मीटिंग टू डिसाइड द कॉमन मेमोरेंडम इज ऑन 10 मार्च। यानी कि अब जो जितनी भी बातचीत हुई है, जितनी भी चर्चा हुई है, उसको लेकर कॉमन जो एक एजेंडा बनाया जाएगा, एक मीटिंग किया जाएगा कॉमन एजेंडा बनाने के लिए, मेमोरेंडम बनाने के लिए, वो 10 मार्च को होने वाला है दोस्तों। फॉलोइंग व्हिच इट कैन बी सेंट टू द 8 सेंट्रल पे कमीशन इन द नेक्स्ट 1 to 2 वीक। यानी कि आगे 1 से 2 हफ्ते में फिर आगे भेज दिया जाएगा पे कमीशन को। तो 6 में से चौथी जानकारी ये निकल के आई है। आगे 5वीं जानकारी की ओर चलते हैं। इस रिपोर्ट में जो 5वीं जानकारी आई है ये रही दोस्तों, 18 सवालों का जो जवाब दिया जाना है, इसके बारे में भी बातचीत चली है मीटिंग में। जी हां, 18 सवालों को जो जवाब देने का समय, जो डेडलाइन है, वो बहुत जल्दी नजदीक आ गया है, इसीलिए इसको फास्ट ट्रैकिंग के प्रोसेस में डालना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी सभी के सभी 18 सवालों का जवाब दें, इसको लेकर भी डिस्कशन हुआ है, इसलिए आप भी इसको हल्के में मत लीजिए। आपने भी अगर अभी तक जवाब नहीं दिए हैं तो जरूर 18 सवालों का जवाब दें। सैनिक पाठशाला में लाइव वीडियो है कि कैसे 18 सवालों का जवाब दिया जाता है, आज से 10 दिन पहले का वीडियो है, उस वीडियो को देखें और 18 सवालों का जवाब आप भी दें दोस्तों। और ये था 6 में से 5वां पॉइंट। अब चलिए 6 में से छठा पॉइंट क्या है। 6 में से छठा पॉइंट है दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर को लेकर के आप यहां देख पा रहे हैं, सेम फिटमेंट फैक्टर फॉर पेंशनर्स एंड एम्प्लॉइज। यानी कि जो पेंशनर हैं या एम्प्लॉय हैं, उनके सब के लिए एक जैसा फिटमेंट फैक्टर दिया जाए, अलग अलग फिटमेंट फैक्टर ना किया जाए, इसको लेकर भी ये पॉइंट उठा है। क्योंकि पिछली बार ही हमने देखा 7वें पे कमीशन में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर दिया गया था, तो ये मुद्दा डिस्कस हुआ है कि सबके लिए, पेंशनर्स को भी नुकसान ना हो, इस बात का भी यहां पर ध्यान रखा गया है। और मीटिंग में कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर भी चर्चा चली है दोस्तों। और 10 मार्च को अब जब कॉमन मेमोरेंडम बनेगा तो उसमें ये सारे के सारे मुद्दे भी आ जाएंगे दोस्तों। तो ये एक अहम रिपोर्ट है, अहम जानकारी है, जिसमें यह खबर निकल के आ रही है दोस्तों कि 10 मार्च को फिर से बैठक होगी और एक कॉमन जो है मेमोरेंडम बना करके 8वां पे कमीशन को सौंपा जाएगा। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते दोस्तों। क्या मार्च महीने का पेंशन 60% डीए के साथ मिलेगा? अप्रैल के पहले हफ्ते में साथ में 2% डीए बढ़ोतरी का एरियर भी मिल जाएगा स्पर्श से। दोस्तों ये सवाल आप गूंजने लगेगा, आपको इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां भी दी जाएंगी। आपको बताया जाएगा कि मार्च का पेंशन बढ़ के आएगा, मार्च का पेंशन के साथ एरियर आएगा, कुछ नहीं होगा। अभी आगे जब सरकार का जो कैबिनेट की जो बैठक में जब डिक्लेरेशन होगा 2% बढ़ोतरी का, उसके बाद ही मिल पाएगा। तो मार्च के महीने में भी आपका पेंशन उतना ही आएगा जितना फरवरी के महीने में आया, यानी कि 58% डीए के हिसाब से। और मार्च के आखिर तक हो सकता है डिक्लेरेशन हो जाए, लेकिन आपको बढ़ा हुआ पेंशन केवल अप्रैल के महीने से मिलने के चांसेस हैं। और आगे जो है जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का एरियर मिलने के चांसेस होंगे दोस्तों। तो ये जहां भी ऐसी खबर आपको मिले कि मार्च का पेंशन 60% डीए के साथ आएगा, उस खबर को आप सच्चाई ना माने दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।